तो स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 1 का हम रिवीजन शुरू करेंगे, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। देखिए सबसे पहले क्या है, अकाउंटिंग है क्या, मतलब ये पता होना चाहिए हर बच्चे को कि अकाउंटिंग क्या होती है। तो अकाउंटिंग को हम बोलते हैं इट इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। इसको ना एक बिजनेस का एक लैंग्वेज माना जाता है। और लैंग्वेज आपको पता है लैंग्वेज का काम क्या होता है, बेसिकली लैंग्वेज का काम होता है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। हम लैंग्वेज यूज करते हैं जब हमें कोई बात बतानी होती है या कोई इंफॉर्मेशन देनी होती है, तो हम क्या करते हैं, हम लैंग्वेज यूज करते हैं। हम बोल के या मतलब लिखित में कोई भी लैंग्वेज का यूज करते हैं एंड वी गिव इंफॉर्मेशन टू समबडी एल्स। तो यही चीज अकाउंटिंग भी करती है। अकाउंटिंग भी क्या करती है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है। ठीक है। अब ये इंफॉर्मेशन किनको पर प्रोवाइड कराती है, ये अंदर के लोगों को भी इंफॉर्मेशन देती है, जैसे कि मैनेजमेंट जो है उन लोगों को भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इसी तरह से बाहर के लोगों को भी अकाउंट्स प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन। जैसे मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रोवाइड कराना है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रोवाइड कराएगी। ठीक है। तो लैंग्वेज जो है बेसिकली इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह के लोगों को प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट को भी प्रोवाइड कराती है बहुत सारी इंफॉर्मेशन। अगर आप पैसे लगाने वाले हो, जैसे मान लो आप शेयर होल्डर हो, तो आप अगर बिजनेस के अंदर पैसे लगाओगे तो आपको भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। आप किसी भी बिजनेस की वेबसाइट पे जाओगे, जैसे मान लो कोई बड़ी कंपनी है उसकी वेबसाइट पे जाइए, जाके आप चेक कर सकते हैं कि कंपनी ने पिछले साल कितना कमाया, कितना लॉस हुआ, कितने एसेट्स खरीदे। मतलब बैलेंस शीट की मदद से और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की मदद से आप बहुत सारी उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। तो अकाउंटिंग ये काम करती है, इसीलिए हम बोलते हैं कि इट इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अब देखिए अकाउंटिंग जो है एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो डेटा को रिसीव करती है, उस डेटा को जो भी उसके पास इंफॉर्मेशन आती है उसको प्रोसेस करती है और उसका आउटपुट दे देती है, यानी कि इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचा देती है। आप देखेंगे बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपनी इंफॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर करती हैं। जैसे कि अगर मान लो कंपनी ने पिछले साल कितना कमाया, इस साल कितना कमाया, उसको शेयर कर देती है। तो इससे पता चल जाता है लोगों को कि कंपनी जो है, कंपनी का जो है अपवर्ड ग्रोथ है, प्रॉफिट है या डाउनवर्ड चल रही है। तो इससे लोगों को आइडिया हो जाती है, फिर उसी हिसाब से लोग उसमें पैसा अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो करेंगे, अदरवाइज नहीं करना चाहते हैं तो नहीं करेंगे। तो ये डिसीजन लेने में भी मदद करता है अकाउंटिंग। यहाँ तक क्लियर है सबको स्टूडेंट्स? यस। ठीक है। तो अभी देखिए अगर आप डेफिनेशन देखेंगे ना, तो डेफिनेशन बहुत सारे लोगों ने दिए हैं, लेकिन कुछ डेफिनेशंस वर्ल्ड वाइड फेमस हैं। जैसे कि ये अभी जो डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पे है, ये अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ने दिया है। क्या कहते हैं ये कहते हैं कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी and transactions and events which are of least financial character and interpreting the results thereof। मतलब अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट के हिसाब से इनका मानना है कि अकाउंटिंग, पहली बात तो ये मानते हैं कि अकाउंटिंग एक आर्ट है। ठीक है। आर्ट क्यों है, क्योंकि आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग कहा इन्होंने, क्योंकि जो अकाउंटिंग के अंदर जो रिकॉर्ड किया जाता है ये अपने आप में एक कला है। आप तो अब तक थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया होने लगा होगा कि जब हम अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्डिंग करते हैं तो हम इतने सारे रूल्स रेगुलेशंस प्रिंसिपल्स इन सबको फॉलो करते हैं। तो ये अपने आप में एक कला से कम नहीं है, तो इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। फिर हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, क्लासीफाइंग। हम क्या करते हैं, इसको क्लासीफाई करते हैं। जैसे आपने लेजर, अब हम पढ़ रहे थे, तो लेजर में मैंने, अब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा रिवीजन करते समय, क्योंकि लेजर हम पढ़ चुके हैं थोड़ा सा। तो लेजर के अंदर हमें पता है कि क्लासीफाई करते हैं। जैसे कैश वाले को सिर्फ कैश अकाउंट में भेजते हैं, सेल्स वाली सारी ट्रांजैक्शन को हम सेल्स में भेजते थे, मोहन से रिलेटेड ट्रांजैक्शन थी तो सब हमने मोहन के अकाउंट में भेजा। तो क्लासीफाई करने का भी काम करता है। क्लासिफिकेशन के बाद एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैन, वंस वी क्लासीफाई ऑल दोज थिंग्स, जब हम क्लासीफाई कर देते हैं, जब हम लेजर बना देते हैं, तो सभी अकाउंट के सबके अपने अपने अकाउंट बन जाते हैं सबके। ठीक है। सिमिलर नेचर के जो अकाउंट्स हैं सबके अलग अलग बन जाते हैं। उसके बाद हम इनको समराइज करते हैं। समराइज में कैसे करते हैं, हम अलग अलग से अकाउंट बनाते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जो हम बाद में सीखेंगे। इनको बना के हम पता लगाते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट बना के पता लगाते हैं कि कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट कितना। इसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के हम पता लगाएंगे कि लॉस या प्रॉफिट कितना हुआ। और बैलेंस शीट बना के हम पता लगाएंगे कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिजनेस की, मतलब बेसिकली बिजनेस के पास कितने एसेट्स हैं और कितने लायबिलिटीज हैं। तो ये सारी चीजें मदद करती है हमें पता लगाने में। ठीक है। एंड ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विच आर ऑफ लीस्ट फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स। और लास्ट में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेट करने के लिए आप 12th क्लास में पढ़ेंगे, रेशियो एनालिसिस किया जाता है। जितने एसेट्स और जितने लायबिलिटीज निकल जाती हैं उनको इंटरप्रेट किया जाता है कि आगे चल के भविष्य में कंपनी कैसा करेगी, कंपनी की परफॉर्मेंस किस तरह की रहेगी।
कंपनी अगर कंपनी ने उधार लिया है तो क्या ये उधार का पेमेंट टाइम पे कर पाएगी? ठीक है, ये सारी चीजें जो है हम लोग रेशियोज के थ्रू, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के थ्रू इंटरप्रेट करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली वही चीज आता है लास्ट में निकल के। तो कुल मिला के यही डेफिनेशन है, अगर आप देखोगे तो ये अपने आप में कंप्लीट डेफिनेशन है। तो एक बार इसको फिर से समझते हैं कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, अकाउंटिंग एक आर्ट है रिकॉर्ड करने का, फिर क्लासिफाइंग करते हैं एंड समराइजिंग द सिग्निफिकेंट, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी। तो हम फिर समराइज करते हैं मनी की टर्म्स में, ट्रांजैक्शंस जितने होते हैं उनको उनको ध्यान में रखते हुए, और जो है फाइनेंशियल कैरेक्टर को ही नोट डाउन करते हैं और लास्ट में इंटरप्रेट कर देते हैं और कम्युनिकेट कर देते हैं। ये पॉइंट भी आप जोड़ सकते हैं, कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। ठीक है, तो ये थी हमारी, देखो एक सिंपल और डेफिनेशन है, इसको आप कर लीजिए अगर मीनिंग पूछा जाए कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग and interpreting the financial transactions and communicating the results to the interested users। ये सबसे इजी है, इसको कंप्लीट मैं मानता हूँ, ये एकदम सिंपल भाषा में मैंने लिखा है इसमें, तो इसको आप कर लीजिए। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग फीचर्स पे। अकाउंटिंग के फीचर्स क्या हैं? हाँ बेटा, किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। यार अगर पेपर में पूछे कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट द्वारा जो डिफाइन दी गई है वो लिखो। हाँ देखो, वो अब ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या होता है ना कि 11th और 12th क्लास तक हम लोग डेफिनेशन नहीं पूछते, मीनिंग पूछते हैं। जब आप कॉलेज में जाएंगे तो आपसे डेफिनेशन भी पूछी जाती है। तो जब आपसे मीनिंग पूछी जाती है तो आपको ना को अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना होता है, लेकिन जब आपको बोला होता है डिफाइन, तो आप जब डेफिनेशन देते हो तो किसी राइटर की डेफिनेशन देते हो। तो अगर आपसे बोला जाए कि डिफाइन कीजिए, तब तो आपको किसी एक राइटर का डेफिनेशन देना होगा सेम लैंग्वेज। जैसे ही अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ने जो लिखा है, सेम यही लैंग्वेज में आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपसे मीनिंग पूछा जाता है तो आप फ्री हो अपनी लैंग्वेज यूज करने में। तो देखो मैंने उसी डेफिनेशन को अपनी लैंग्वेज में यहाँ पे लिख दिया है, सबको मैंने जोड़ दिया और कुछ नहीं किया। लास्ट में एक और चीज जोड़ दिया कि लास्ट में रिजल्ट को कम्युनिकेट करते हैं एंड यूजर, क्योंकि और भी डेफिनेशंस में ये दिया हुआ है। तो आप सबको मिला के लिखोगे तो ज्यादा अच्छा मीनिंग आएगा। और अगर डिफाइन भी पूछते हैं ना 11th क्लास में, तो आप इस तरह से लिख सकते हो। आप बाउंडेड नहीं हो किसी राइटर की डेफिनेशन देने में, आप अपनी एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, मीनिंग अपने लैंग्वेज में। ठीक है, यस सर। तो इसीलिए आप देखेंगे बड़े कॉलेजेस में जब आप जाते हैं तो आपसे डेफिनेशन ही पूछा जाता है किसी राइटर का। बट आप जब तक 11th 12th में हो आपसे मीनिंग एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर डेफिनेशन पूछी भी जाती है तो उसमें थोड़ा सा चेंजेस ला सकते हो, तो उसके मार्क्स काटेंगे नहीं। अब हम आ जाते हैं फीचर्स में। अकाउंटिंग के फीचर्स क्या है? देखिए फीचर्स में क्या है, खूबियां क्या है। तो देखो इसमें ना हम दो फीचर्स इसमें इसको ये करते हैं। एक तो है इकोनॉमिक इवेंट। देखो अकाउंटिंग का पहला फीचर ये है कि ये एक इकोनॉमिक इवेंट है। इसका मतलब होता है कि बिजनेस के अंदर जो ट्रांजैक्शंस होती हैं पैसे से रिलेटेड होती है। तो ये तो या तो इंटरनल हो सकती है या एक्सटर्नल हो सकती है, इट कैन बी एनीथिंग, इधर इट इज इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल की। एक्सटर्नल क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ समथिंग ऑफ वैल्यू बिटवीन टू मोर एंटिटीज और पर्सन। कोई भी जो वैल्यूएबल चीज है उसको दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में जब ट्रांसफर होता है तो उसको एक्सटर्नल इवेंट कहते हैं। जैसे अगर आप अपने एम्प्लॉय को पेमेंट देंगे तो यहाँ पे एक्सटर्नल इवेंट माना जाएगा। सेल ऑफ गुड्स, कस्टमर को, अगर आप दुकानदार हैं और कस्टमर को गुड्स सेल कर रहे हैं तो ये आपका एक्सटर्नल इवेंट माना जाएगा, क्योंकि आप सामान बाहर दे रहे हैं, आपका सामान बाहर जा रहा है। ठीक है, अगर आप सप्लायर से गुड्स खरीद रहे हैं तो बाहर से सामान अंदर आया है, तो एक्सटर्नल इवेंट माना जाता है। बात करते हैं इंटरनल इवेंट्स की, तो ये एक ऐसा इकोनॉमिक इवेंट है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही ले होता है। जैसे कि अगर रॉ मटेरियल इशू करती है कंपनी अपने ही डिपार्टमेंट के अंदर से, तो ये इंटरनल माना जाएगा। क्योंकि जैसे मान लो मैन्युफैक्चर करना है किसी कंपनी को, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, अपने ही स्टोर में से ले रही है रॉ मटेरियल, तो ये इंटरनल इवेंट माना। तो पहला समझ में आ गया फीचर, क्या सर फीचर है सर स्टूडेंट जैसे पहला? आपने अभी कहा कि इकोनॉमिक इवेंट पैसे पैसे से रिलेटेड होता है, लेकिन सर फिर इंटरनल जो इवेंट है वो तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है ना, फिर हम उसे पैसे क्यों देंगे? देखो क्या होता है कि जब आप इंटरनल, फिर से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। इंटरनल इवेंट का मतलब है बिजनेस के अंदर ही अंदर। तो जब आप रॉ मटेरियल स्टोर डिपार्टमेंट से ले रहे हैं और उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आपको नहीं लग रहा है कि इसमें पैसा, आप रॉ मटेरियल खरीद के लाए थे तो आपका खरीदा हुआ सामान कम हो गया? क्या ये फ्री ऑफ कॉस्ट था रॉ मटेरियल, या खरीद के आया था गोडाउन में?
सर खरीद के आ गए। तो इसीलिए ये इकोनॉमिक इवेंट है। कभी भी जैसे देखो, अभी जैसे मान लो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो एम्प्लॉई हैं, आपस में कुछ सामान गिफ्ट में दे रहे हैं, तू भाई ये ले ले और बाद में मेरे को तू गिफ्ट दे देना। तो यहाँ पे क्या है, इकोनॉमिक इवेंट नहीं होगा क्योंकि वो अपना अपने लेवल पे कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, इकोनॉमिक इवेंट इसलिए क्योंकि पैसे का लेन देन हो रहा है। अगर आपने रॉ मटेरियल यूज कर लिया तो रॉ मटेरियल वॉज परचेज फॉर सम अमाउंट, और ये रिकॉर्ड हुआ होगा, ट्रांजेक्शन इसकी पास हुई होगी परचेज करने की रॉ मटेरियल, तो इसकी एंट्री भी बनी होगी परचेज करने की। ठीक है, तो जैसे मान लो उधार खरीदा होगा तो जर्नल एंट्री बनी होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, जिससे आपने उधार खरीदा है, तो उसकी एंट्री पास हुई होगी। अब जब आप उसको यूज कर लेंगे तो वो परचेजेस खत्म हो जाएगा। तो ये एक इकोनॉमिक इवेंट है, बस फर्क ये है कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। आपको एग्जाम में ये लिखना है कि वन ऑफ द फीचर ऑफ अकाउंटिंग इज इट इज अ इकोनॉमिक इवेंट। इसके अंदर जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो पैसे से संबंधित होता है, और इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। इज इट क्लियर नाउ? सर हम इसमें ये एग्जांपल दे सकते हैं कि जैसे कि अगर कोई कंपनी टिम्बर मर्चेंट है और उसने उसी टिम्बर को अपनी कंपनी में फर्नीचर बनाने के लिए यूज कर लिया, तो वो विद इन द हाँ ऑर्गेनाइजेशन ही हुआ। तो एग्जैक्टली, वो बिल्कुल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हुआ। लेकिन उसने टिम्बर खरीदे तो होंगे ना, उसने टिम्बर परचेज किए होंगे और अपने गोडाउन में रखा होगा। जितने भी टिम्बर के एम्प्लॉई हैं सब टिम्बर के जो ऑर्गेनाइजेशन के जो वर्क वो होते हैं, और जो सोल प्रोप्राइटर है वो यही करता है, बहुत सारा माल खरीद के लाता है, लकड़ी के लट्ठे बोलते हैं उनको, और वो लाके स्टोर करके रखता है, ठीक है, लॉग्स, और फिर उनको बाद में बेचता है बना बना के। तो वो इसका इंटरनल इवेंट है, लेकिन इकोनॉमिक भी है। नाउ यू गॉट इट? यस सर। तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें भी इकोनॉमिक इवेंट हुआ है। अब हम आ जाते हैं दूसरा फीचर। देखो दूसरा फीचर है आइडेंटिफिकेशन। देखिए इसमें ये बोला है, अकाउंटिंग की खास बात क्या है कि वही बुक्स में रिकॉर्ड होते हैं जिनको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकें मनी की टर्म्स में, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ इवेंट्स दैट आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक। इसमें ना आइडेंटिफाई किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है, और वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया जाता है जो हमें बुक्स में रिकॉर्ड करने के लिए अलाउड है। तो ऐसी ट्रांजेक्शन जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट नहीं करती हैं, अननेसेसरी की ट्रांजेक्शन को हम लोग नोट डाउन नहीं करते, सिर्फ वही ट्रांजेक्शन नोट डाउन करते हैं जो पैसे से संबंधित है या बिजनेस को इफेक्ट कर सकती है, ठीक है। तीसरा इसका फीचर है मेजरमेंट। देखो इसको ना बिजनेस में तीसरा फीचर ये अकाउंटिंग में माना गया है कि ये सिर्फ वही चीजों को रिकॉर्ड करती है जिसको हम लोग पैसे से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। जब तक हम पैसे से कंपेयर कर सकते हैं तब तक तो उसको हम बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। अगर हम मेजरमेंट पैसे की टर्म्स में नहीं कर पाए तो उसको हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जैसे देखो एग्जांपल दिया मैंने, सेल ऑफ गुड्स, अब हम इसको पैसे में कंपेयर कर सकते हैं। परचेज ऑफ गुड्स पैसे में कंपेयर कर सकते हैं। परचेज ऑफ मशीनरी पैसे में कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर हम हमें लगता है कि हम मेजर कर सकते हैं पैसे में, अमाउंट साथ में दिया होना चाहिए इसमें, नोट में जब लिखना तो लिख लेना सेल ऑफ गुड्स फॉर ₹80,000। तो हम 80,000 लिखा होगा तब तो हम इसको मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर अमाउंट नहीं लिखा होगा, मनी नहीं लिखी होगी, तो हम फिर उसको कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे खाली लिखा है परचेज ऑफ गुड्स, कितने रुपए का खरीदा है, अगर हमें यही ना पता हो तो फिर हम लोग इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखना, जब तक अमाउंट का पता नहीं होगा तब तक आप बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो परचेज ऑफ मनी अगर खाली लिखा है और अमाउंट नहीं लिखा है तो आप बुक्स में क्या रिकॉर्ड करेंगे, क्या लिखेंगे? मशीन अकाउंट डेबिट टू क्या, टू कैश, कितना कैश पे किया आपको पता ही नहीं है, तो आप इसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जब तक मनी में मेजर नहीं हो पाता है सामान, तब तक आप उसको किताबों में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब अमाउंट लिखा हो, रुपए लिखे हो, और हमारी ये हालत हो कि हम कंपेयर कर सके, मेजर कर सके उसको, तभी जाके हम लिखेंगे। अगर हमें यही नहीं पता है कि कितने रुपए का है तो वी कैन नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। तो ये जो एग्जाम्पल है, क्या ये नोट कर सकते हैं? आंसर है नहीं। लेकिन इनके आगे अगर अमाउंट लगा दिया जाए तो नोट कर सकते हैं? यस सर। तब नोट कर सकते सर अगर हम हैं। हाँ तो नोट कर सकते हैं। हाँ यस। आगे बढ़ जाते हैं, रिकॉर्डिंग। देखो रिकॉर्डिंग में बोला है, आफ्टर आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक इवेंट दे आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब ये ज्यादा अच्छे से आप समझ जाएंगे
कि बाद में क्या होता है, रिकॉर्डिंग किया जाता है। जब हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसको ये मेजर कर लेते हैं कि पैसे से संबंधित है, तो हम फिर क्या करते हैं, अगला स्टेप हमारा क्या होता है, इसको सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। और ये आपने जर्नल एंट्रीज में किया हुआ है। आप जब जर्नल एंट्री बनाते थे तो आप डेट के हिसाब से जो पहली ट्रांजैक्शन है उसमें जर्नल एंट्री ऐसे आप करते थे, जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू अकाउंट्स पेबल, कैश रिसीवेबल टू सेल्स, कैश टू अकाउंट्स। तो इस तरह से आप जो है जर्नल एंट्री पास कर सकते हो। तो इसको आप बुक्स में जो है सिस्टमैटिक तरीके से बाद में रिकॉर्ड कर सकते हो। जर्नल एंट्री में पहले करेंगे, फिर बाद में हम ट्रांसफर करेंगे लेजर। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। ठीक है, फिर ना आप पांचवा यहाँ पे लिखना, ये बाय मिस्टेक हो रखा है पांचवा। हम क्लासिफाई कर सकते हैं इसको, ठीक है, ये मिस्टेक बाद में मैं सुधार दूंगा, अभी स्किप हो गया है। ये फिफ्थ है, क्लासिफाइंग। इसमें क्या करते हैं, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स क्लासिफिकेशन भी है कि जब हम ट्रांजैक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं तो फिर बाद में हम इसको जर्नल से हम सीधा क्या करते हैं, लेजर में भेजते हैं। आपको याद होगा, हम इसको लेजर में भेजते हैं, और आपको अब लेजर पता चल चुका है। तो इसको हम क्या करते हैं, लेजर बुक्स में भेजते हैं। लेजर क्या है, लेजर एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर तरह के अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है और सिमिलर ट्रांजेक्शन्स को मेंटेन किया जाता है। जैसे कैश से संबंधित सारी ट्रांजेक्शन कैश बुक में, सेल्स से संबंधित सारी ट्रांजैक्शन सेल्स में, अगर रोहित का अकाउंट था तो रोहित से सारी रिलेटेड ट्रांजैक्शन सब रोहित के अकाउंट में जाएंगी। तो इसी को हम बोलते हैं क्लासिफाई करना। अब ज्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा क्लासिफिकेशन कैसे होता है स्टूडेंट्स? यस सर। ठीक है, तो ये तरीका होता है। अब फिर एक और आता है समराइजिंग। समराइजिंग भी होता है हमारा, ये सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक है। इसमें हमने क्या पढ़ा कि हम क्या करते हैं, जब हम उसको क्लासिफाई कर लेते हैं, लेजर में भेज देते हैं, तो लेजर में भेजने के बाद वो सारी इंफॉर्मेशन की मदद से हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। बेसिकली ट्रायल बैलेंस का इस्तेमाल होता है, आप पढ़ोगे आगे चल के चैप्टर आएगा, ट्रायल बैलेंस का इस्तेमाल होता है ये पता करने में कि कोई मिस्टेक तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने गलत अमाउंट उतार दिया हो, 1 लाख की जगह गलती से 10,000 उतर गया हो, एक जीरो स्किप हो गया हो। तो इस तरह की मिस्टेक्स को पता करने के लिए ट्रायल बैलेंस का इस्तेमाल होता है। ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की मर्जी है कि वो ट्रायल बैलेंस को बनाए या ना बनाए, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हाँ, लेकिन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सबको बनाना पड़ता है। ट्रेडिंग अकाउंट देखो इस तरह से बनता है जैसे आपके स्क्रीन पे अभी दिख रहा है। तो ट्रेडिंग अकाउंट जब हम पढ़ेंगे तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी आप बस इतना समझ लीजिए कि ट्रेडिंग अकाउंट जब हम बनाते हैं तो जितना भी डायरेक्ट परचेजेस होता है, एक्सपेंसेस होते हैं, वो इधर आते हैं, और डायरेक्ट इनकम दाहिनी तरफ राइट साइड में आते हैं, क्रेडिट साइड। और लास्ट में अगर हमारी इनकम ज्यादा हुई और खर्चे कम हुए तो ओवरऑल ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाता है। और अगर इसका उल्टा हो गया, यानी कि हमने खर्चे ज्यादा कर दिए और इनकम हमारी कम हुई, तो यहाँ पे ग्रॉस लॉस निकल के आया। ठीक है, तो खाली आप ये समझो फॉर द टाइम बीइंग कि ट्रेडिंग अकाउंट का इस्तेमाल बिजनेस के ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को निकालने के लिए किया जाता है। इसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का इस्तेमाल, इसका ये वाले का, इसका इस्तेमाल नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के लिए किया जाता है। सिमिलरली आप राइट साइड में देखेंगे बैलेंस शीट बना रखी है। तो बैलेंस शीट का इस्तेमाल होता है पता करने के लिए कि बिजनेस की पोजीशन क्या है, बिजनेस के पास कितने एसेट्स हैं, कितने लायबिलिटीज हैं। ये आप अकाउंटिंग इक्वेशन अब पढ़ चुके हो, तो वहां पे हमने बैलेंस शीट लास्ट में बनाए थे। तो बैलेंस शीट में आपने देखा था ना कि सारे एसेट्स एक तरफ लिखते थे, सारे लायबिलिटीज एक तरफ। तो हमें पता चल जाता है कि बिजनेस की पोजीशन क्या है, क्या स्थिति है बिजनेस की। फिर हम लोग एक स्टूडेंट्स लास्ट में एक और सेवेंथ फीचर है हमारा, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ये सब हमने मीनिंग में पढ़ा था या डेफिनेशन में पढ़ा था। तो उन्हीं को एक एक करके सब फीचर्स बनते जा रहे हैं, इतना आसान है। तो देखो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन क्या होता है, इसके अंदर जितने भी हमारे पास फाइनेंशियल डेटा है, यानी कि चाहे वो प्रॉफिट का पता हो या ग्रॉस प्रॉफिट या नेट लॉस या एसेट या लाइबिलिटी, ये सारे जो हमारे को इंफॉर्मेशन मिली है, इनकी मदद से हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगा के और इंटरप्रेट करते हैं कि आगे चल के क्या ये कंपनी अच्छा करेगी, क्या ये कंपनी का ग्रोथ ऊपर की तरफ जा रहा है, क्या आगे आने वाले टाइम में कंपनी डबल कमा पाएगी, या क्या इसने उधार जो लिया है क्या इसे चुका पाएगी। ये सब एनालिसिस में हम लोग करते हैं। इसके लिए बकायदा अलग अलग तरीके होते हैं, हमारे पास फॉर्मूले हैं, और उन फॉर्मूलों का हम इस्तेमाल करके और आंसर सॉल्व करते हैं, और उसकी मदद से हम अपना इंटरप्रिटेशन देते हैं, रिजल्ट बताते हैं। ठीक है, और ये आप जो फॉर्मूले हैं ये सब आप 12th क्लास में पढ़ेंगे। तो वहां पे आपको इंटरप्रेट करना होता है, वहां पे हम बकायदा कोई कंपनी का इंटरप्रिटेशन भी करते हैं और बताते हैं कि कंपनी की सिचुएशन कैसे होगी 10 साल बाद या 5 साल बाद। फिर आता है कैरेक्टरिस्टिक एक और, कम्युनिकेटिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया था।
तो लास्ट में क्या करते हैं, जो भी हमारे पास डेटा आता है, चाहे वो प्रॉफिट होने का हो या लॉस होने का हो, ये सारे के सारे डेटा हम अपने ओनर के साथ, यानी कि अकाउंटिंग अपने ओनर के साथ, मैनेजर्स के साथ, एम्प्लॉयज के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ, क्रेडिटर्स के साथ, सबके साथ शेयर करती है। ठीक है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर शेयर कैसे करती है, मतलब कंपनियां कैसे इंफॉर्मेशन कैसे शेयर करती हैं। तो कंपनी बेटा जब अपनी बैलेंस शीट बना लेती है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना लेती है, तो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में ये रूल बनाया गया है कि हर एक कंपनी को अपनी अकाउंट्स की बुक को पब्लिश करना पड़ेगा। तो चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो, वो लोग अपने बुक्स में पब्लिश करते हैं, और वहां पे आप जाके देख सकते हो कि कंपनी की सिचुएशन क्या है बेसिकली। तो कंपनी यहाँ से कम्युनिकेट करती है, और वहीं के थ्रू वो लोग ओनर भी पता चल जाता है, ओनर को भी कि बिजनेस की स्थिति क्या है। आगे बात समझ में? सर हाँ सर प्राइवेट कंपनी में तो सर वो बाहर के लोग इन्वेस्ट करते ही नहीं है, तो उनको क्या हाँ, जरूरत है अपनी बैलेंस शीट दिखाने की? देखिए कंपनी को खुद की तो जरूरत है ना। कंपनी जनरली क्या है, अपने मेंबर्स में तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अपने मेंबर्स में तो पैसा लेन देन करते हैं, बैंक से तो लोन लेते हैं ना वो लोग। तो आपको नहीं लगता कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी मान लो बैंक से रेज कर रही है, तो बैंक भी तो देखना चाहेगा ना कि वो मजबूत है कि नहीं है, स्ट्रांग है कि नहीं है। और कंपनी अपने खुद की इवेल्युएशन के लिए भी तो अकाउंट्स को बनाती है, क्योंकि अगर कंपनी रिकॉर्ड ही नहीं करेगी तो उसे खुद नहीं पता चलेगा उसके पास क्या है और क्या नहीं है। तो इसीलिए कंपनी, हर एक कंपनी अपनी अकाउंट्स की बुक बनाती है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो। ये बात आपकी सही है कि प्राइवेट कंपनी बाहर के लोगों से तो पैसा रेज करती नहीं है, तो बाहर के लोगों के लिए वो लायबल नहीं है, लेकिन फिर भी वो अकाउंट्स की बुक बनाती है और उसको अपने वेबसाइट पे रखती है अपलोड कर। ठीक है। यस जिससे सर। कि उसकी गुडविल का भी सवाल होता है। और आगे चल के हर एक कंपनी पब्लिक कंपनी बनना चाहती है, कोई भी कंपनी, तो अगर उसके पास रिकॉर्ड नहीं होगा पीछे के इवेंट को दिखाने के लिए, तो उसके लिए बहुत मुसीबत हो जाएगी बनना। तो हर एक कंपनी अपना प्रॉपर बना के रखती है मेंटेन अकाउंट, अपने लिए भी और बाहर वाले लोगों के लिए। इज इट क्लियर? यस सर। तो ये था। ठीक है। अब इसमें फिर हम अगले उसमें पढ़ेंगे टॉपिक में। अब मेरे ख्याल से कैरेक्टरिस्टिक सबको समझ में आ गया है। ना ना। कैरेक्टरिस्टिक सबको समझ में आ गया है स्टूडेंट्स? यस सर। यस। ठीक है। यस सर। ठीक है, किसी बच्चे ने अनम्यूट कर दिया है गलती से, वो म्यूट कर लो, नहीं तो डिस्टरबेंस होगी। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। देखो एग्जाम, अगर एग्जाम में आपको फंक्शन पूछा जाए या ऑब्जेक्टिव, दोनों के लिए सेम आंसर है, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, देखो हर एक अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है। अकाउंटिंग का पहला ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंट्स को रिकॉर्ड करना, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड। फिर एक और है एसरटेन ऑफ रिजल्ट्स। तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। एक सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है इसका, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। देखो अकाउंटिंग जो है ना, हमेशा चाहती है कि सिस्टमेटिक तरीके से बिजनेस के जितने भी इवेंट्स हैं, रूल्स को ध्यान में रखते हुए, प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए जर्नल जर्नल एंट्री में उसको भेजा जाए। तो हर एक अकाउंटिंग का ये ऑब्जेक्टिव है कि किसी ना किसी तरह से मेंटेन करे और जर्नल में ये अपने सारे रिकॉर्ड्स को भेजे। तो आपने भी देखा होगा, हमने जर्नल एंट्री जब पास किया था, तो हम लोग जर्नल में सारी जो ट्रांजेक्शन थी वन बाय वन डेट के हिसाब से भेजते थे। तो ये अकाउंटिंग का उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। दूसरा है असरटेनमेंट ऑफ रिजल्ट। ये क्या है? अगर आप देखेंगे असरटेनमेंट ऑफ रिजल्ट्स में हम रिजल्ट्स का पता लगाते हैं। कैसे पता लगाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट बना के। हम लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, इसकी मदद से हम प्रॉफिट का पता लगाते हैं, लॉस का पता लगाते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, ग्रॉस लॉस कितना है, इस बात का पता लगा लेते हैं कि बिजनेस के अंदर कितना प्रॉफिट हुआ है। ठीक है। यस सर। तीसरा आता है डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। देखो बैलेंस शीट, हर एक बिजनेस का ये फंक्शन है, हर एक अकाउंटिंग का, सॉरी, हर एक अकाउंटिंग का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि किसी भी तरह से फाइनेंशियल पोजीशन पता चले, बिजनेस की पोजीशन क्या है। अब देखो ये आपके सामने स्क्रीन पे बैलेंस शीट है, इससे हमें पता लगाते हैं कि कितना पोजीशन क्या है बिजनेस की। देखो कंपनी के पास 74,375 रुपीज की मशीन है। कंपनी ने इन्वेस्ट कर रखा है बैंक के अंदर, जो है 15,000 रुपए जमा कर रखे हैं। अच्छा, कंपनी के पास ना लोन, मतलब कंपनी ने ना लोन दिया था किसी को कम समय के लिए, ठीक है, और कैश और बैंक के थ्रू, तो ये इतना अमाउंट है। इसी तरह से कंपनी ने जो है, कंपनी ने पैसे लगा रखे हैं इतने और उधार ले रखे हैं बैंक से 2 लाख रुपए का। तो इससे आपको पता चल जाता है कि कंपनी का जो है अकाउंटिंग अकाउंटिंग की मदद से आपको पता चल जाता है कि कंपनी की पोजीशन क्या है, कंपनी अच्छी हालत में है या खराब हालत में है, ये आपको पता चल जाता है।
फिर एक और फंक्शन है स्टूडेंट्स, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है वेरियस पार्टीज को। मैंने आपको इसके बारे में डिस्कस कर दिया है कि ये अपनी अकाउंट्स की बुक में छाप के और बता देती है कि कितना पोजीशन क्या है, कितने एसेट्स हैं, कितने लायबिलिटी हैं, चाहे वो इन्वेस्टर हो, चाहे ओनर हो, चाहे क्रेडिटर हो, चाहे बैंक हो, चाहे एम्प्लॉय हो, सबको ये बता देती है। ठीक है, अब हमने पढ़ा था यूजर्स। तो इसके देखो यूजर्स बहुत सारे हैं। एक इन्वेस्टर है जो पैसा बिजनेस के अंदर लगाता है, एक यूनियन है, एम्प्लॉइज हैं, ये भी हमारे यूजर्स हैं। ये भी इस यूनियन वाले कौन होते हैं, जो एम्प्लॉय की तरफ से होते हैं। तो अगर एम्प्लॉय को कम सैलरी मिल रही है या एम्प्लॉय भड़के हुए हैं, तो यूनियन वाले हमेशा देखते रहते हैं कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। अगर कंपनी लॉस में चल रही है तो यूनियन वाले थोड़ा कम हल्ला मचाते हैं। अगर कंपनी ज्यादा प्रॉफिट में चल रही है तो यूनियन वाले बोलते हैं, हमें बोनस दिलवाते हैं एम्प्लॉइज को, हड़ताल करते हैं। आपने सुना होगा कई बार कंपनी में हड़ताल करवा देते हैं यूनियन वाले कि कंपनी को डबल प्रॉफिट हुआ है, हमें भी बोनस चाहिए, हमें भी बोनस दो। तो कंपनी को ये सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहनी चाहिए, ठीक है, यूनियन वालों को। इसी तरह से जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने पैसे उधार दे रखे हैं कंपनियों को, ये बाहर के लोग होते हैं जिन्होंने पैसे उधार दे रखे हैं, इनको भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। इसी तरह से सप्लायर्स और क्रेडिटर्स, जिन लोगों ने सप्लाई कर रखा है गुड्स उधार कंपनी को या बिजनेस को, उनको भी इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। मान लो किसी सप्लायर ने 5 लाख का सप्लाई कर रखा है गुड्स, तो क्या वो नहीं देखना चाहेगा कि कंपनी कमा रही है कि नहीं कमा रही है? अगर कंपनी लॉस में चल रही है तो उसको पहले ही डर रहेगा कि कहीं पैसे डूब ना जाए, तो वो पैसे मांग सकता है। इस तरह से होता है। इसी तरह से अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स में कस्टमर्स कस्टमर्स को भी इंफॉर्मेशन दी जाती है, ठीक है। क्योंकि कस्टमर जब सामान यूज करता है तो उसको भी चाहिए होता है कि कंपनी की हालत कैसी है। कोई भी आप सामान खरीदते हो तो आप उसी कंपनी का खरीदना चाहोगे जो कंपनी सरवाइव करे, क्योंकि आपको बाद में उसके जो है पार्ट्स यूज करने होंगे तो कहाँ से खरीदोगे अगर कंपनी बंद हो गई। तो इसीलिए बहुत जरूरी है। जैसे मान लो आपने कोई बहुत महंगा सामान खरीदा, सपोज करो आप कार खरीदने जा रहे हो, तो आपको कार के जो पार्ट्स हैं वो आगे जरूरत पड़ेंगे आने वाले समय में, ठीक है। मान लो कहीं कल को कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई पार्ट काम करना खराब हो जाए, मतलब काम करना बंद कर दे, तो आप नया पार्ट खरीदोगे ना मार्केट से। तो अगर कंपनी अच्छी बंद हो चुकी होगी तो आपको पार्ट ही नहीं मिलेगा उसका। तो ये बहुत जरूरी है कस्टमर के लिए भी। इसी तरह से गवर्नमेंट के लिए टैक्स वैक्स लगाने के लिए गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कितना प्रॉफिट हो रहा है। इसी तरह से सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप वाले भी चेक करते रहते हैं कि क्या चल रहा है कंपनी में, और कंपटीटर्स भी को भी बड़ा ध्यान रखते हैं वो भी। तो ये सब लोगों को जरूरत होती है। इसी तरह से एक और काम होता है अकाउंटिंग का, लीगल रिक्वायरमेंट को पूरा करना। देखिए हमारे देश के अंदर बहुत सारे कानून हैं, उसी कानून में एक जगह ये भी लिखा हुआ है कि हर एक कंपनी या हर एक बिजनेस को अपने अकाउंटिंग बुक्स बनानी होंगी, जिससे कि कल को सरकार अगर मांगना चाहे तो ले सके, क्योंकि सरकार भी तो जीएसटी लगाती है, सीजीएसटी, एसजीएसटी टैक्स लगाती है। तो सरकार कल को कोई भी झूठ बोल देगा कंपनी से कि मेरा फायदा ही नहीं हो रहा, घाटा हो रहा है। तो इसीलिए बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक किया जाएगा कि दिखाओ कि आपने कितना कमाया, कितना सामान बेचा, कितना खरीदा, आपके पास एसेट्स कितनी है, अगर आपका कोई खर्चा हुआ तो कहाँ से हुआ, वो सब देखने के लिए चाहिए होता है। तो इसीलिए अपने लीगल रिक्वायरमेंट को भी पूरा करना अकाउंटिंग का एक उद्देश्य होता है। और एक और उद्देश्य होता है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को भी मदद चाहिए होती है, क्योंकि मैनेजमेंट कोई भी फैसले लेता है तो अपनी परफॉर्मेंस के बेसिस पे लेता है, और परफॉर्मेंस कौन दिखाता है? अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग की मदद से वो अपने फैसले ले सकता है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये मैनेजमेंट को भी असिस्ट करता है। समझ में आ गया यहाँ तक स्टूडेंट्स? यस सर। सर हाँ, सिक्स्थ फंक्शन एक बार दोबारा समझा दो। देखो क्या होता है ना कि बेटा, जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट समझती हो ना आप, बड़े बड़े जो सीनियर अधिकारी हैं कंपनी के या बिजनेस के, उन लोगों को बहुत सारे फैसले लेने होते हैं। जैसे मान लो एक फैसला लेना है कि नई कंपनी खोलनी है या एक दूसरे जगह बिजनेस की ब्रांच को स्टार्ट करना है, तो उनको कम से कम ये पता होना चाहिए कि जो उनकी पहले बिजनेस चल रही है वो कितना कमा रही है, कितना पैसा आगे आने वाले समय में वो कमा पाएंगे, तो तब जाके वो ब्रांच खोलेंगे, है ना। तो उनको बहुत सारी जानकारी चाहिए कि हमारे पास कितना लैंड है, कितना बिल्डिंग है, कितना फर्नीचर है, हमारे पास कहाँ कहाँ से हमने उधार ले रखा है, किस किस को उधार दे रखा है। ये सारी इंफॉर्मेशन उनको चाहिए कि नहीं चाहिए? यस सर। तो अकाउंटिंग वही करता है, असिस्ट करता है। असिस्ट का मतलब है उनकी मदद करता है ये सारे फैसले लेने में, ठीक है। समय पे इंफॉर्मेशन देके, देखो नीचे दिया है ना मैंने, टाइमली इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग क्या करता है, उनको समय रहते सारी की सारी इंफॉर्मेशन भेज देता है। और दूसरी बात, वो ट्रस्टेड इंफॉर्मेशन होती है, विश्वास करने लायक इंफॉर्मेशन। तो उन्हीं इंफॉर्मेशन को विश्वास में रखते हुए फैसले लेता है। आ गया समझ में? यस सर।
अब हम बात करेंगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। देखो अकाउंटिंग के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। पहले हम बात करेंगे फायदों की। देखो सबसे पहला फायदा तो ये है कि ये सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखने में मदद करता है। मतलब आपको तरीके से सारी इंफॉर्मेशन सिस्टमैटिक तरीके से आपके पास होंगी। दूसरी बात ये बताता है कि बिजनेस को प्रॉफिट कितना है और लॉस कितना है। अगर अकाउंटिंग ना होता तो बिजनेस का प्रॉफिट लॉस का ही नहीं पता चलता। तीसरा, ये डिस्प्ले करता है फाइनेंशियल पोजीशन। मतलब ये बताता है कि बिजनेस के पास कितने एसेट्स हैं, कितने लायबिलिटीज हैं। तो बैलेंस शीट की मदद से हमें पोजीशन पता चलती है कि आज हम लोग हैं तो कहाँ पे खड़े हैं। ठीक है। फिर एक और है, करेक्ट और एक्यूरेट फैसले लेने में मदद करता है। तो इसीलिए अकाउंटिंग की बहुत जरूरत है। और टैक्स को कैलकुलेट करने में मदद करता है। तो ये तो इसके एडवांटेजेस थे। ठीक है, इसकी जरूरत है, आप नीड कह लो या एडवांटेज कह लो, मैं समझता हूँ एक ही बात है। तो अकाउंटिंग की जरूरत इन सब की वजह से है। देखो हमने यहाँ पे जरूरत पड़ा कि अकाउंटिंग की क्यों जरूरत है, क्योंकि ये अकाउंटिंग ये सारी जरूरतों को पूरा करता है। ठीक है। अब आप देखो एडवांटेज क्या है, अकाउंटिंग जो है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाता है, तो इसीलिए इसका सबसे बड़ा फायदा है। दूसरी बात, अकाउंटिंग मैनेजमेंट को मदद करता है, तो ये दूसरा फायदा है। फिर अकाउंटिंग जो है नेट रिजल्ट को बताने में मदद करता है, तो ये तीसरा फायदा है। अकाउंटिंग फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाता है, ये चौथा फायदा है। ठीक है। इसी तरह से अकाउंटिंग फैसिलिटेट करता है कंपेयर करने में। मतलब एक कंपनी को दूसरे कंपनी के साथ कंपेयर करना है या एक बिजनेस को दूसरे बिजनेस के साथ कंपेयर करना है, तो उसमें अकाउंटिंग मदद करता है, इसीलिए इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। और पांचवा, कोर्ट एक्सेप्ट दीज रिकॉर्ड। कोर्ट इन रिकॉर्ड को एक्सेप्ट करती है, मानती है, तो इसीलिए एडवांटेज है अकाउंटिंग का, क्योंकि कोर्ट इनके फैसले को मानती है। तो ये हम लोग इसको एडवांटेज मानेंगे। अब इसके नुकसान क्या है स्टूडेंट? पहला नुकसान है रिकॉर्डिंग पास्ट इवेंट। आप देखो अकाउंटिंग का सबसे बड़ी कमी क्या है कि ये पिछले ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करती है, मतलब जो पहले हो चुका है। तो इसमें माना जाता है कि हमेशा आप आगे के लिए ना करके पीछे की इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप बता रहे हो। अब जरूरी थोड़ी ना है कि फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा। तो ये इसका सबसे पुराना एक नुकसान माना जाता है कि ये हमेशा पास्ट रिकॉर्ड को ही ध्यान में रख के रिकॉर्ड करती है। ठीक है। और जैसे मान लो मशीन का रिकॉर्ड करना है, तो मशीन की जो जब मशीन खरीदी होगी इसने, तो कितने की मशीन खरीदी है वही वाला रिकॉर्ड मेंटेन करती है। आज अगर हो सकता है मशीन की कीमत 2 गुना ज्यादा बढ़ गई, लेकिन ये अपने किताब में उसको बढ़ते हुए नहीं दिखाएगी, उसी अमाउंट से दिखाएगी, उस पे और उल्टा डेप्रिसिएशन लगा के दिखाएगी। ठीक है। तो ये पास्ट इवेंट को रिकॉर्ड करती है। फिर दूसरा इसका नुकसान क्या है, लिमिटेशन माना जाता है, मॉनेटरी आइटम को ही रिकॉर्ड करती है। कई बार क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छे अच्छे एम्प्लॉय होने से ऑर्गेनाइजेशन हमेशा अच्छा आगे चल के काम करेगी, लेकिन अकाउंटिंग इन सब चीजों को नहीं मानती। अकाउंटिंग कहती है नहीं, हम तो सिर्फ वही चीजें रिकॉर्ड करेंगे जो फाइनेंशियल कैरेक्टर का है, मतलब पैसे से संबंधित। फिर एक और है, प्राइस लेवल चेंजेस इसमें कंसीडर नहीं किए जाते। मतलब अगर एसेट की वैल्यू बढ़ेगी घटेगी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट मेथड। एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये मेथड कभी कभी बदल देती है, उससे क्या होता है, सब कुछ उलट पुलट हो जाता है। आ गया समझ में स्टूडेंट? सर ये जो अब अकाउंटिंग की हमने फीचर्स पढ़े, ये सब हाँ, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए भी अप्लाई होते हैं? किसके लिए? हाँ, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैं देखो मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक अलग ब्रांच है। आज हम लोग फाइनेंशियल, आज 11th क्लास में आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हो। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक अलग ब्रांच है जिसमें मैनेजमेंट से संबंधित डिसीजंस लेने के लिए बनाया जाता है। उसका काम अलग है, इसका काम अलग है। ये फाइनेंस से रिलेटेड है, इसमें सारे पैसे से लेन देन है, वहां पे अलग चीज होती है। ठीक है। वो आप बाद में हायर स्टडीज में पढ़ेंगे, उसकी ब्रांच अलग यस। है। अब देखो अकाउंटिंग का रोल क्या है। देखो अकाउंटिंग का रोल तो पहला ये है कि ये एनालाइज करती है डेटा को और मेजर करके, क्लासिफाई करके, समराइज करके डेटा को, इंफॉर्मेशन को पहुंचा देती है। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट्स को बनाना, रिजल्ट्स को देना, ये सब इसका काम है। ये क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन पहुंचाती है यूजर्स तक। क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन का मतलब है सारी इंफॉर्मेशन एकदम ट्रस्टवर्दी होनी चाहिए, विश्वसनीय होनी चाहिए। ठीक है। तो ये सारे काम करती है ये। अब देखो आप, तीन तीन टर्म आती हैं, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। तीनों में फर्क है। बुक कीपिंग क्या होती है? बुक कीपिंग शुरुआती स्टेज मानी जाती है, और अकाउंटिंग उससे बड़ी मानी जाती है, और उससे बड़ी मानी जाती है अकाउंटेंसी। देखो ये सर्कल में दिया हुआ है, बुक कीपिंग जो है ये बहुत ही लो लेवल पे मानी जाती है। मतलब ये अकाउंटेंट करता है, शुरुआती जो काम होते हैं वो बुक कीपिंग का काम है। उसके बाद फिर हम जब समराइज करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, तो वो अकाउंटिंग में आता है। और अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर ये दोनों आती हैं। तो देखो बुक कीपिंग क्या है, बस इतना याद रखना, बुक कीपिंग इज अ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस इन द सेट ऑफ बुक्स।
बुक कीपिंग एक आर्ट है जो रिकॉर्ड करने का काम करती है, ठीक है। बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग अकाउंटिंग का ही हिस्सा है, जिसके अंदर जर्नल बनाया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो काम किया जाता है वो काम किया जाता है अकाउंटिंग में। तो देखो ये चार्ट से याद रखना, रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग जब तक होता है तब तक तो बुक कीपिंग है, और उसके बाद जो समराइज है, रिपोर्टिंग है, एनालाइजिंग है, इंटरप्रेटिंग है, ये सारा का सारा काम जो है हमारी अकाउंटिंग के अंदर आता है। इज इट क्लियर? सर जो पिछले वाली डेफिनेशन है ना इसकी, जो आपने अभी पिछले वाली स्लाइड में दिखाई थी सर, उसमें समराइजिंग भी मेंशन है। वो गलत हो गया है, उसको सही कर ले, ठीक है। ये यस सर। समराइजिंग देम इन थ्रू पोस्टिंग, बैलेंसिंग अकाउंट एंड प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। यहाँ पे क्या है, ट्रायल, देखो उनको समराइज करके, गलत तो नहीं है, मतलब देखो इस सेंस में मैं क्या कह रहा हूँ, इनको हम समराइज करके और हम क्या करते हैं, लेजर में पोस्ट करते हैं। तो ये लेजर तक की बात करिए इस, ठीक है। उसके बाद ही जाके हम समराइज करते हैं। तो ये लेजर में भेजने वाला कंसेप्ट बताया, वो गलती से वर्ड समराइज कर दिया। इसको यूं लिख सकते थे कि कलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो समराइजिंग जो है, क्योंकि समराइजिंग के अंदर हम लोग पीएनएल और बैलेंस शीट बनाते हैं, तो पीएनएल और बैलेंस शीट जैसे ही स्टार्ट होगा वो हमारा अकाउंटिंग वाले टर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो इनका आप एक बार इनको देख लीजिएगा अच्छे से। सबसे लास्ट टॉपिक है हमारा क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में 4 क्वालिटी होनी चाहिए। एक तो ये रिलायबल होना चाहिए। देखो अकाउंटिंग का काम है क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को देना, मतलब बहुत ढंग की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एक तो होना चाहिए रिलायबल। रिलायबल का मतलब होता है कि जिस पे विश्वास किया जा सके, ठीक है। रिलायबिलिटी का मतलब है जो इंफॉर्मेशन हमें अकाउंट्स देता है हम उस पर आंख मूंद के विश्वास कर सके और उस पर भरोसा करें। दूसरा है रिलेवेंट, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो रिलेवेंट होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि बिना मतलब की इंफॉर्मेशन दे। जैसे आपको पता है अकाउंट्स के अंदर झगड़े हो रहे हैं एम्प्लॉइज के बीच में, तो वो नहीं लिखे जाते क्योंकि वो इरिलेवेंट है। तो कोई भी इंफॉर्मेशन वही दी जाएगी जो अकाउंट को इफेक्ट करती हो, और वही चीजें लिखी जाएंगी। फिर है अंडरस्टैंडेबिलिटी। अकाउंटिंग का काम ये है कि किसी भी तरह से इंफॉर्मेशन को इस ढंग से दिया जाए कि उसको आसानी से समझा जा सके, किसी के भी समझ में आ जाए। तो इसलिए आप देखेंगे इंफॉर्मेशन बड़े ढंग से दिया जाता है, भले ही वो कॉमर्स का स्टूडेंट ना हो, उसको ये पता चल जाता है कि बिजनेस प्रॉफिट कमा रही है कि लॉस। तो प्रॉफिट और लॉस लिख के देते हैं कि इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ कंपनी को, ठीक है। फिर लास्ट में कंपेरेटिबिलिटी। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है उसमें बताया गया है कि ऐसा होना चाहिए कि आसानी से कंपेयर किया जा सके। तो इसमें इंफॉर्मेशन इस तरह से होनी चाहिए कि आसानी से हम इसको कंपेयर कर सकें। ये आपको याद रखना है, चारों चीजें, ये वाले चारों आपको याद रखना है, रिलायबिलिटी, रिलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी, कंपेरेटिबिलिटी। ये चारों के चारों जो हैं हमारे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अकाउंटिंग के। फिर हमारा लास्ट टॉपिक है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। देखो ये तो हम पढ़ चुके हैं, अकाउंटिंग के अंदर कई यूजर्स हैं। तो ओनर्स, मैनेजर्स, एम्प्लॉइज, इन्वेस्टर्स, लेंडर्स, तो कुछ इंटरनल है और कुछ एक्सटर्नल है, ठीक है। हमारी बुक में इस बार एम्प्लॉइज को एक्सटर्नल कर दिया है, आप भी एक्सटर्नल में इसको मानिए। बाकी सब जो है इंटरनल यूजर्स भी हैं और एक्सटर्नल भी हैं, ठीक है। तो ओनर जो है इंटरनल यूजर है, मैनेजर्स इंटरनल यूजर्स है, एम्प्लॉइज को हम एक्सटर्नल यूजर में इस बार काउंट करेंगे। इसी तरह से बैंक एक्सटर्नल है, क्रेडिटर्स एक्सटर्नल है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज एक्सटर्नल है, ट्रेड यूनियन एक्सटर्नल है, कंज्यूमर्स एक्सटर्नल है, ठीक है। तो आप इनको याद कर लीजिएगा। ये सारे यूजर्स जो हैं हमने टर्म्स में पढ़े हुए इनके बारे में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। यहाँ आ गया सबको समझ में यहाँ तक? यस सर। फिर आप देखो यस सर। अकाउंटिंग के अंदर 2 सिस्टम है, डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम हम पढ़ाई कर रहे हैं, इसके अंदर 2 कंसेप्ट को माना जाता है। कभी भी हम कोई एंट्री करते हैं तो ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट को फॉलो करते हैं, जिसके अंदर एक डेबिट बोला है, एक क्रेडिट बोला है। तो डबल एंट्री सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर डेबिट और क्रेडिट दोनों रिकॉर्ड किए जाते हैं, और हर एक ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं। आप पढ़ चुके हो अभी जर्नल एंट्री जब हम कर रहे थे, तो उसमें आपने नोट किया ना चैप्टर नंबर 7 में, कि जब भी हम एंट्री करते 2 एंट्री भेजते थे। जैसे कोई सामान खरीदा, तो सामान खरीदा अगर हमने पैसा दिया तो कैश कम हो जाता था और सामान आ जाता था। तो हर एक ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट दिखाए जाएंगे। इनकी फीचर क्या है, अपने आप में माना जाता है कि ये कंप्लीट है, डबल एस्पेक्ट को फॉलो करता है। हर एक ट्रांजेक्शन में डेबिट और क्रेडिट होता है, एक डेबिट होगा तो एक क्रेडिट होगा, और वन एस्पेक्ट को जो है हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है। इसका फायदा क्या है, ये साइंटिफिक है। दूसरा, अपने आप में ही कंप्लीट माना जाता है। तीसरा, इसकी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी बहुत सही मानी जाती है।
तो हमेशा देखेंगे डबल एंट्री सिस्टम की सबसे खास बात क्या है कि ये अरिथमेटिकल एक्यूरेसी इसकी एकदम परफेक्ट होती है, इसमें कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता कि इसमें मिस्टेक की गई है। लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम में अगर आप बात करेंगे ना, तो सिंगल एंट्री सिस्टम जो है ये ऐसा सिस्टम है जो सिर्फ एक ही एस्पेक्ट को ध्यान में रखता है, और वो है या तो वो डेबिट करेगा या क्रेडिट करेगा। तो ये अपने आप में कंप्लीट नहीं माना जाता, इसमें कुछ कमियां हैं, दुकान वाले इसी को यूज करते हैं, लेकिन ये एकदम 100% सही नहीं है। फिर आता है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। देखो 3 ब्रांच है जो हमें याद रखना है, सिर्फ नाम याद रखो, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। कौन कौन सी ब्रांच है? एक तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, एक कॉस्ट अकाउंटिंग है, एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसके अलावा भी और ब्रांचेस हैं हमारे पास, टैक्स की है, ऑडिटिंग है, लेकिन हमें उस हमारे सिलेबस में नहीं है। तो आपको बस ये याद रखना है कि हमारे पास अकाउंटिंग की 3 ब्रांच है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिकली क्या करती है? ये ऐसी ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है जो सिर्फ फाइनेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को लेती है, जो हम पढ़ाई करते हैं। तो जो अभी तक हमने पढ़ा है ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा है। फिर एक कॉस्ट अकाउंटिंग आती है, ये बेसिकली रॉ मटेरियल, लेबर, एक खर्चे, इनकम, इन सब से डील करती है। और एक आती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है ये ऐसी अकाउंटिंग है जो इंफॉर्मेशन देती है मैनेजर्स को फैसले लेने में, जिससे कि मैनेजर प्लानिंग कर सके बिजनेस में ऑपरेशंस के दौरान। ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है एक ऐसी टेक्निक है जो रेशियो एनालिसिस का इस्तेमाल करती है, बजटरी कंट्रोल का इस्तेमाल करती है। तो आप 12th क्लास में आप आगे चल के रेशियो एनालिसिस पढ़ेंगे, तो जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मैनेजर कैसे मदद लेते हैं रेशियोज निकाल के, तो वहां पे हम पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आपको बस खाली नाम याद रखना है कि कौन सी ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने जल्दी जल्दी पूरा रिवाइज कर लिया है चैप्टर नंबर 1 का। अब याद रखना है कल आपका टेस्ट होगा, ठीक है, और इसमें मैं एमसीक्यू दूंगा और इसका लिंक भेजूंगा आपको। आपको क्या करना है, वो लिंक ओपन करके, और 25 मार्क्स से लेके 30 मार्क्स के बीच का पेपर होगा। आपको पेपर जब मिलेगा तो पता चल जाएगा, और आपको वो पेपर अटेम्प्ट करना है और सबमिट करना है। ठीक है। सर हाँ सर एक बार सिंगल एंट्री सिस्टम बताना एक बार। देखो बेटा, सिंगल एंट्री सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर सिर्फ एक ही एस्पेक्ट को ध्यान में रखा जाता है। डबल एंट्री में हम डेबिट और क्रेडिट दोनों ध्यान रखते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम में हम एक ही एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हैं। जैसे मान लो अगर आप दुकान पे हो और आपसे किसी कस्टमर ने सामान खरीदा, तो 2 एंट्री होनी चाहिए। कस्टमर ने अगर पैसे दे दिए, खरीद के उधार लिया था पहले, और उसने अगर आपके पैसे, मान लो एक कस्टमर है उसने आपसे उधार लिया था, ठीक है, डेटर हो गया, वो उधार लिया, बाद में जब उसने पैसे दिया तो आपका डेटर कम हो जाना चाहिए और पैसा ज्यादा हो जाना चाहिए। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, दोनों को ध्यान में नहीं रखा जाता, एक ही को ध्यान में रखा जाता है। या तो आप यूं कहोगे भाई मेरा डेटर खत्म हो गया, अब पैसे नहीं लेना है मेरे को इससे। लेकिन अगर डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते तो दोनों को ध्यान में रखें। आ गया समझ में? सिंगल एंट्री सिस्टम इनकम्प्लीट है, इसमें कोई चीज को रिकॉर्ड किया जाता है, कभी मन में आता है तो नहीं, दोनों एस्पेक्ट को ध्यान में नहीं रखते। सर जैसे सिंगल एंट्री सिस्टम में हम दुकान पर गए और हमने सामान खरीदा और हमने पैसे दे दिए। हम्म सर ये तो वो सिर्फ ये लिख लेंगे कि पैसा इतना आ गया, ये नहीं लिखेंगे कि डेटर कम हो, मतलब आपसे कितना मिला, आपका नाम लिखेंगे ही नहीं। मतलब ये नहीं लिखेंगे कि सेल्स बुक नहीं बनाएंगे, खाली कैश बुक बना के छोड़ेंगे। कैश में खाली कैश में रिकॉर्ड कर देंगे कि इतना आ गया, सेल्स में दिखाएंगे ही नहीं कि हमने बेचा है। ठीक है। यस सर। मैं इसको इसको और आसान बना देता हूँ। देखो ऐसे होगा, दुकान वाला ये देखेगा भाई मैं 20,000 का सामान लाया हूँ और 20,000 के सामान को मुझे बेचना है, तो बस वो देखेगा सारा सामान बेचने के बाद मेरे को कितना मिलेगा, 25,000। तो वो उसको इनकम मान लेगा 5,000। मान लो 20,000 का सामान लाया, सारा बेच दिया, तो 25,000 का बिक गया, तो कहेगा मेरे को 5,000 का प्रॉफिट हुआ। लेकिन डबल एंट्री सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। डबल एंट्री सिस्टम में दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड में रखा जाता है। ठीक है। यस सर। ठीक है स्टूडेंट्स, लीव करते हैं। ठीक है, और अगली क्लास में मिलते हैं, बिजनेस वाली क्लास में।